स्टार्टेड ना। हेलो। हाँ सर। अच्छा देखो, तो एक्चुअली आज का जीएसटी क्लास छोटा सा क्लास है सर, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं। ये टॉपिक भी मैंने छोटा चूज किया। तो एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, बोला था सर जीएसटी का उनका बेसिक्स नहीं हुआ था। और मैं भी बीच बीच में बोला था कि आप लोगों को एक बार मैं जीएसटी बेसिक्स एक बार कंप्लीटली समझाऊंगा, जिन लोगों का बीच में थोड़ा मिसिंग था। तो आज का डिस्कशन जीएसटी बेसिक्स में ही है। बट सर मैंने दुर्गा पूजा से पहले आप लोगों को जो एडवांस जीएसटी टॉपिक पढ़ा रहा था, लाइक जीएसटी ई वे बिल, जीएसटी का आईटीसी के बाद फिर मैं आपको लेजर एटसेट्रा सब समझा रहा था ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, तो मैंने दुर्गा पूजा से पहले मेनली जीएसटी में जो जो चीज़ समझा रहा था, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, जो एडवांस टॉपिक्स था। बट एक टॉपिक ना रह गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सब मैं बोला था रिसेंटली। ये आईटीसी तो मैं रिसेंट पास्ट टाइम एक बार बोला, बाद में फिर से बोलूंगा। रजिस्ट्रेशन में मैंने रिसेंटली एक बार बात की, इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे बात की, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना चाहिए, यूए बिल का कॉन्सेप्ट दुर्गा पूजा से जस्ट पहले मैंने करवाया। ये एक कनेक्टेड टॉपिक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रिटर्न्स, है ना। टीडीएस टीसीएस इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स का टीडीएस टीसीएस से बहुत ज्यादा है। ये तो मैं कभी भी एक 15-20 मिनट में समझा दूंगा। बट मेन है कि पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न्स, इसका चर्चा आज नहीं करेंगे सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है डे टू डे लाइफ के लिए भी। इसका डिस्कशन मैं दिवाली के बाद करूँगा आपके साथ, ठीक है। मुझे याद रहेगा, पूरा याद रहेगा कि जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। और आजकल मार्केट में तो सर सिर्फ यही दो चैप्टर पढ़ा के, और आईटीसी का एक बेसिक कैलकुलेशन भी वो भी ठीक ठाक नहीं सिखाता। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कोर्स आ गया है। तो मैं जीएसटी रिटर्न का एक पूरा कंप्लीट एक डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड एज वेल एज प्रैक्टिकल भी मैं काफी कोशिश रखूंगा इसको, कि रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस का जितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। मैंने विजुअलाइज करने का पूरा कोशिश करूँ। लेकिन आज का डिस्कशंस ना तो रिटर्न पे है, ठीक है, ना ही रिटर्न पे है आज का डिस्कशंस, और ना ही क्या बोलते हैं इसको, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो फिर किस पे डिस्कशन होगा सर? सर मैं आज आपको जीएसटी बेसिक्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं। तो अगर किसी ने बहुत दिन पहले भी पढ़ा था, रिवाइज कर लो, या मिस था तो पढ़ लो। जिसको कुछ नहीं पता सुन लो आराम से, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको रेडी, कनेक्टेड हो। दिखाई सुनाई दे रहा है ना, ठीक ठाक से? हाँ सर। अब मैंने और किसी ने कुछ बोला था? सर मैंने बोला हाँ सर। असल बोला, लेकिन और भी किसी का आवाज आ रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, तो जीएसटी इंट्रोडक्शन लेवल पे अगर जीएसटी को, मैं यहाँ पर ना एक्चुअली कोशिश किया पूरा जीएसटी को, अगर किसी को लास्ट टाइम पे सब मैंने रिवाइज करना है, बेसिक्स पूरा कॉन्सेप्ट को अगर किसी के दिमाग में घुसना है कि जीएसटी क्या है, अगर 1 घंटा में अगर उसको जीएसटी समझना है या किसी को समझाना है तो कैसे समझा सकते? ठीक, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल सब मिलेगा आपको। और मैं 1 घंटा में अंदर आपको पूरा जीएसटी समझाने का पूरा कोशिश करूँ। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के ऊपर मेनली लगा है। सिंपल मतलब क्या हुआ सर? जैसे कि आप लोगों को मैंने गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन समझाया था, याद है? हाँ, गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन, जो जिस मैंने गवर्नमेंट को टैक्स से कितना पैसा आता है, उसमें मैंने आपको इनकम टैक्स क्लास में ही दिखाया था कि इनकम टैक्स अगर आज के डेट में गवर्नमेंट का अर्निंग का अप्रॉक्स 18 to 19% कवर अप करता है, तो जीएसटी भी ऑलमोस्ट 18 से 20% के आसपास कवर करता है। एंड जीएसटी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है। जीएसटी के बिना सरकार पागल हो सकता है। लेकिन रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म करके, एकदम रिसेंटली 4 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म करके, और 21 सितंबर ऑनवर्ड्स जीएसटी का एप्लीकेशन चेंज करके, मैंने रिफॉर्म का एप्लीकेबिलिटी करके बिजनेस लेवल पे काफी डेवलपमेंट किया गवर्नमेंट।
आप लोग के पास डेटा है या नहीं आई डोंट नो, बट मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कुछ डेटा देख रहा था, जिसमें स्पेशली कंज्यूमर्स जो कंज्यूमेबल्स हैं, लाइक मैंने जो प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जनरली सरकार का मेन था, गाड़ी यानी कार परचेज, कॉमर्शियल व्हीकल ऑल्सो, छोटा मोटा बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा, काफ़ी सेल इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि जीएसटी जाने के बाद कंज्यूमेबल्स में भी काफ़ी सुविधा हो रहा है, एज वेल एज कार एक्सेट्रा सेगमेंट्स पे। तो गवर्नमेंट रिसेंटली काफ़ी रिफॉर्म किया, रिफॉर्म करके बिजनेस को बूस्ट करने का कोशिश कर रहा है। मेरे स्टॉक मार्केट क्लास में तो मैंने सर इस जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर बेस करके काफ़ी स्टॉक एनालिसिस भी दिया था, और वो बहुत ही सुपर डुपर हिट है सर। और आज मेरा स्टॉक मार्केट एनालिसिस सुपर डुपर हिट है। मैं मेरा गूगल में व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस भी दिया हुआ है। मेरा निफ्टी का टारगेट देखो आप लोग, एकदम सॉलिड, जो जो बोला गया था वहीं तक मार्केट गया। ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का। आई डोंट नो आप लोग मार्केट का मेरा स्टेटस, मैं कभी कभी देता हूँ स्टेटस, कभी कभी सबको बताने के लिए, बाकी ग्रुप वाले को तो स्पेशली मैं और समझा दिया, और क्लास में तो एनालिसिस दिया। ये सब सर मैं इम्पैक्ट हो रहा है सर। हाँ सर मैं निफ्टी फिफ्टी का देख के कोशिश करता हूँ, 2-3 बार सर लॉस कर लिया है, एक बार प्रॉफिट किया है। सर, सीखना पड़ता है, थोड़ी बहुत सिर्फ कोशिश हाँ करने से सीखना पड़ता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सर एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ सर, तो फिर क्लास बेसिस का और बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग होता है, समय देना पड़ता है। एक एक दिन का आज का जो अर्निंग था पर लॉट में, आप बिलीव नहीं करोगे। आप स्टेटस देख चेक करो मेरा, मैं पिछले 3 दिन से मेरा रिकमेंडेशन है पर लॉट का, निफ्टी फिफ्टी का। अगर एक कॉल ऑप्शंस का मैं बात करूँ तो मैंने कम से कम 20,000 का अर्निंग है सर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर किसी का 5 से 7 हजार का था, तो वो 7 हजार आज ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा हुआ है सर। 7 से 8 थाउजेंड का अगर इन्वेस्टमेंट था तो ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास ही था एक एक लॉट। अब जिसका जितना लॉट साइज, ह्यूज इनकम है। आज तो सर सबने एकदम जी भर के आज कमा दिया मार्केट से। ऐसे अचानक से नहीं हुआ, एकदम फ्लो के साथ था। जो रेगुलर क्लास करते हैं ना, इनको डेली एनालिसिस मिलता है, और मार्केट स्ट्रक्चर सेंटीमेंट सब समझाता हूँ। ये जीएसटी रिफॉर्म के टाइम पे भी जो बोला था वो सारा शेयर अभी हिट कर दिया, जो जो टारगेट दिया था सब अचीव हो गया सर। मैं बोला हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है। अभी जो मिल रहा है, बहुत रिटर्न दिया, बहुत। तो जीएसटी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है कि जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कहता है कि भाई एक प्रोडक्ट, ठीक है, सेल होगा, कोई गुड सप्लाई होगा या सर्विस सप्लाई होगा, उस पर जीएसटी सरकार बोलता है चार्ज करो। अच्छा, मानो अगर पश्चिम बंगाल से कोई गुड्स बिहार जा रहा है, तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट को वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन पे इसीलिए ना कि जो स्टेट कंज्यूम करेगा, जो स्टेट कंज्यूम करेगा उसको टैक्स का कलेक्शन हो, जो स्टेट कंज्यूम करेगा उसको टैक्स कलेक्शन हो। इसीलिए इसका नाम है डेस्टिनेशन बेस्ड। कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज काफी मैंने मैनेज करके इसको बनाया जा रहा है। डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट सेल होगा, सर्विस सेल होगा, उस पर जीएसटी चार्ज करके सरकार इनकम, सप्लायर को बोलता है कस्टमर से चार्ज करो, और सप्लायर कस्टमर से चार्ज करके सरकार के घर में जमा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे आगे मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा, इनपुट क्रेडिट कैसे मिलता है, रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है, सब मैं रिसेंट फील्ड में आपको बताऊँ। इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक्स को, जिसका भी बेसिक थोड़ा वीक है, उसको थोड़ा सा मैं रेडी कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर थोड़ा सा बेसिक्स आपका रेडी हो जाएगा तो आप इजीली रिटर्न फाइलिंग का टॉपिक या पेमेंट ऑफ टैक्स का टॉपिक भी कनेक्ट कर, कोई इशू नहीं। जीएसटी को मैं धीरे धीरे बहुत सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, मार्क्स कैरी होता है, तो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है, इस पे अच्छा खासा फोकस करो, रियल लाइफ में भी बड़ा काम है, एकदम सॉलिड मजा उठाओ इसका। लेकिन मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ आज। तो इसमें जैसे क्या कहता है कि इट सबसम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मैं आपको कुछ देर पहले भी इनकम टैक्स पढ़ाने के टाइम पे जीएसटी के बारे में एक बात कर रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो।
तो उसमें मैं बोल रहा था ना कि जीएसटी का जो लॉ है ये हमारे देश में नया है। पहले ना बहुत सारा अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर देखो, इट्स सबसम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे पहले जीएसटी आने से पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट सिस्टम था टैक्स कलेक्शन करने, जो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप से, कभी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से हमसे टैक्स कलेक्शन करता था, और अल्टीमेटली मैनेज करना मुश्किल था, करप्शन भी बहुत होता था। ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइज तरीका प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा था, डिपार्टमेंट बहुत सारा था, किसी डिपार्टमेंट के साथ किसी डिपार्टमेंट का कोई कनेक्टिविटी प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा था, तो इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। तो इसलिए जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत माने मैजिकल कॉन्सेप्ट रहा हमारे देश के डेवलपमेंट के। तो सेक्शन टू सबसेक्शन 52 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट 2017, ये जीएसटी लॉ 2016 में आया और 2017 में ये एप्लीकेबल हुआ सर पूरे देश में, ऑल ऑफ दी, पूरा ऑल ऑफ द इंडिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स supply on goods and service or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumptions। ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, और भी थोड़ा कुछ एक्सेप्शनल है, बट मैं इसको एकदम स्पेसिफिक किया थोड़ा शॉर्ट में ताकि आपको इजीली याद रहे। ये जो दारू या मौत जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन जो नशा करता है, वो नशा वाला जो लिकर है उसको छोड़ के बाकी सब चीज में जीएसटी जनरली लगता है। अब तुम बोलेगा सर पेट्रोल डीजल पे नहीं लगता। सर पेट्रोल डीजल पे अभी भी वैट लगता है, स्टेट गवर्नमेंट अभी भी इसको वैट लगा के कमाता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, स्टेट गवर्नमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है पेट्रोल डीजल पे वैट लगा के इनकम करने का, ये कॉन्सेप्ट को हटाने का सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रहा है, बट देयर आर सर्टेन इनकम रिलेटेड इश्यूज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसके कारण अभी भी पेट्रोल डीजल से वैट को हटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इसमें स्टेट गवर्नमेंट अप्रॉक्स 30% के आसपास वैट लगाता है। अगर ये जीएसटी पर्व में आ जाएगा तो रेट थोड़ा कम हो जाएगा, और पेट्रोल डीजल का रेट कम होगा तो पब्लिक के लिए तो बड़ा खुशी का खबर है, बिजनेसमैन के लिए स्पेशली, और आम आदमी को भी खुशी होगा। लेकिन सरकार ये करके पब्लिक को खुश तो कर सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा। इसीलिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पे बोल के रखा है कि पेट्रोल डीजल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, बट स्टिल इट्स नॉट एप्लीकेबल। बट ह्यूमन अल्कोहलिक लिकर ऑफ ह्यूमन में, ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहलिक लिकर में तो एकदम एकदम बोला है कि भाई इसमें जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा, इसमें तो वैट ही लगाएगा, स्टेट अपने मर्जी से लगाएगा। स्टेट देश बोलेगा कि भाई एकदम नशा करो, दारू पियो, मस्त रहो। है तुम लोग बात समझेगी नहीं? हाँ सर। नेचर एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव, मार्च्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैट, सर्विस टैक्स, बड़े बड़े टैक्सेस हुआ करता था पहले के समय में। 2017 से पहले वैट के नाम पे अलग टैक्स, सर्विस के नाम पे अलग टैक्स, इसको सब मार्च कर दिया गया, इसीलिए नाम हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट वेयर गुड्स और सर्विस आर कंज्यूम, नॉट वेयर प्रोड्यूस्ड। ये पहले होता था, पहले जो प्रोड्यूसिंग स्टेट होता था उसको हम लोग बोलते थे ओरिजिनेटिंग स्टेट, जहां जहां से सर्विस या गुड्स ओरिजिनेट करता था पहले उस स्टेट को टैक्स कलेक्शन होता था। कहानी में चेंजेस लाया गया बिकॉज ऑफ द इजीनेस। ऐसे तो बोला जाए जो स्टेट अल्टीमेटली ओरिजिनेट करता है सर्विस या प्रोडक्ट उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि वही तो सही है ना कि मेरा गुड्स जा रहा है तो मैं मुझे टैक्स कलेक्शन हो। महाराष्ट्र अगर दुनिया को ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा तो महाराष्ट्र को ज्यादा जीएसटी मिलना चाहिए। कर्नाटका या तमिलनाडु अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा सेल करेगा तो उनको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इसमें देयर आर सर्टेन इश्यूज बिकॉज हमारा इंडिया में ओरिजिनेटिंग स्टेट का संख्या कम है, माने जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है ऐसे स्टेट का संख्या कम है, कंज्यूम वाला स्टेट ज्यादा है, इसलिए इसको कंज्यूम वाला स्टेट को ही ज्यादा अहमियत दिया गया। लेकिन इसके लिए ओरिजिनेटिंग स्टेट्स को जो लॉस होता है उसका भरपाई अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, उसे कॉम्पेंसेशन सेल्स कहते हैं। मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा कॉम्पेंसेशन सेल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ डिस्कशन। कॉम्पेंसेशन सेल्स आई विल डिस्कस सर, डोंट वरी, अभी नहीं, कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट है। अच्छा, हमारा जो करंट
जीएसटी है ये ड्यूअल स्ट्रक्चर्स में चलता है, सेंटर एंड स्टेट्स दोनों अलग अलग से कलेक्ट करते हैं। इसीलिए जब एक स्टेट के अंदर ही कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका से फॉर एग्जांपल अगर 18% रेट है तो 18 का 9% सीजीएसटी के नाम पे, ये तो घर पे बिल आता है तो आप लोग चेक कर सकते हो, और 9% एसजीएसटी के नाम पे कलेक्शन होता है। एंड इससे एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ड्यूअल स्ट्रक्चर्स का सेंट्रल एंड स्टेट लेवी टैक्स साइमल्टेनियस है ना। वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स लेवाइड ओनली ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, ठीक है। हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड होगा, माने स्टेज कैसे, जैसे अगर एक प्रोडक्ट निकलता है मैन्युफैक्चर के घर से डीलर के घर तक, डीलर के घर से रिटेलर के घर तक, रिटेलर के घर से कंज्यूमर इन द लास्ट, ये कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता, ये सिर्फ कंज्यूम करता है, इसका औकात सिर्फ कंज्यूम करने का है और कुछ नहीं। बट मैन्युफैक्चरर से डीलर एंड डीलर से रिटेलर, ये जो एरिया होता है इसमें ईच एंड एवरी स्टेज में वैल्यू एडिशन होता रहता है। तो हर वैल्यू एडिशन के ऊपर बेसिकली जीएसटी कलेक्शन होता है। तो टैक्स लेवी ओनली ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है, परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे होता है, सेल के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट होता है वो एडजस्ट करता है, इसलिए इसको बोलता है क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स। इनपुट्स माने परचेस, परचेस के टाइम पे जो टैक्स एक डीलर पे करता है, माने परचेस के टाइम पे जो खर्चा करता है टैक्स के नाम पे, और सेल के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करता है वो एडजस्ट करके ही टैक्स सरकार के घर में जमा करता है। डोंट वरी, इसका बहुत एग्जांपल्स मैं आगे आगे यूज करूंगा, बट अब याद रखिएगा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी जो जीएसटी को बहुत ही लेस हेडेक वाला बना। अगर ये आईटीसी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो जीएसटी थोड़ा ज्यादा हेडेक वाला हो जाता, ठीक है। एंड एक्चुअली आईटीसी कॉन्सेप्ट क्रिएट करके किसी के ऊपर ज्यादा बार्डन नहीं होता है, तो आईटीसी कॉन्सेप्ट से अल्टीमेटली बार्डन शिफ्ट हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ, मैं आगे आगे एग्जांपल्स दूंगा ना आपको, बहुत विजुअलाइज करूंगा सर, आईटीसी में बहुत बात कर। हाँ, जो लोग मेरे पास पहले भी आईटीसी का क्लास कर चुके हैं आप लोगों से, दे नो दैट कि मैं आईटीसी पे बहुत बात करता हूँ हर क्लास। कुछ मुझे मुझे अगर जीएसटी पढ़ाने का मन करे और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आईटीसी मेरे लिए कॉमन पॉइंट, मेरे लिए नहीं एक्चुअली हर किसी के लिए होना चाहिए कि कुछ समझ में ना आए तो आईटीसी से स्टार्ट कर दो, मजा आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, ऐसा पहले भी आप लोग मेरे मुंह से सुने हो? हाँ सर। आईटीसी कभी कभी अगर मन में ज्यादा रेडी करके नहीं है क्या पढ़ाऊँ क्या पढ़ाऊँ क्या पढ़ाऊँ, तो मेरे दिमाग में बोलता है अरे एक काम करते हैं आईटीसी समझा के फिर बाकी बात करते हैं तो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग, और आईटीसी पूरा एकदम सेंट्रल पॉइंट ऑफ जीएसटी है, इसके बिना जीएसटी बात ही नहीं करते। तो क्रेडिट ऑन टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे होता है, इवन मैं इसका अकाउंटेंसी क्लास में भी इसके बारे में काफी बात करता हूँ, मेरा जो अलग से फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स चलता है इस पे जीएसटी अकाउंटेंसी भी मैं वहां पर सिखा देता हूँ कि कैसे जीएसटी अकाउंट सेट करना चाहिए। तो क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स कैन बी यूज्ड टू पे आउटपुट टैक्स। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये सबसे यूनिक बात हो गया। पुराना जो वैट सर्विस टैक्स होता था, टेक्नोलॉजी बहुत बेकार था। आजकल सर जीएसटी नेटवर्क क्रिएट कर दिया सरकार, जीएसटीएन, एंटायर कॉम्प्लायंस थ्रू जीएसटी। हाँ, नेटवर्क अभी भी बहुत डेवलप नहीं कर पाया, बट जितना किया है उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसीलिए पहले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, जैसे मान की पहले वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था। अब मानो तुम सर्विस दे रहे हो तो उसके लिए सर्विस टैक्स पे कर रहे हो, पर वैट के साथ सर्विस टैक्स का कोई कनेक्टिविटी नहीं कर हो पता था। वैट के साथ एक सीएसटी का कॉन्सेप्ट होता था, मानो तुम एक स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट बेचते थे तो तब सीएसटी लगता था, और सेम स्टेट में बेचते थे तो वैट लगता था। लेकिन सवाल उठता है कि भाई अल्टीमेटली मानो तुम बाहर से कोई चीज लेके आ रहे हो तो सीएसटी दे रहे हो, स्टेट में बेच रहे हो तो वैट कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन वैट एंड सीएसटी। सो वैट और सीएसटी के कनेक्शन ना होने की वजह से कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, तो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन बढ़ जाता था। लेकिन ये सब प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी को बेहतर किया गया, जीएसटी नेटवर्क क्रिएट किया गया, और सरकार ने एक बहुत ही विन विन सिचुएशंस क्रिएट। स्ट्रक्चर ऑफ डुअल जीएसटी, डुअल मॉडल आप लोग जानते हो, फिर भी मेरा काम है मैं तो बोलूं। इंडिया एडप्टेड डुअल जीएसटी बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवी टैक्सेस, बिकॉज सेंट्रल को भी पैसा चाहिए, स्टेट को भी पैसा चाहिए।
टाइप ऑफ सप्लाई, जब एक ही स्टेट के अंदर या विद इन सेम स्टेट अगर प्रोडक्ट का लेन देन होता है तो उसमें जीएसटी जो लगता है उसे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कहा जाता है। जैसे कि अगर विद इन महाराष्ट्र सप्लाई हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18 हो तो 9% सीजीएसटी के नाम पे, 9% एसजीएसटी के नाम पे। अगर 12 हो तो 6% इसके नाम पे, 6% इसके नाम पे, ऐसा करके चार्ज हो जाएगा। 5% हो तो 2.5 2.5, इस तरह से। There is a concept of interstate supply also between two states. जब दो स्टेट्स के बीच में प्रोडक्ट का लेन देन हो तब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाते हैं, टांग अड़ा देता है। कलेक्टेड बाय सेंटर्स एंड शेयर्ड लैटर, पहले सेंटर कलेक्ट करेगा, बाद में जो स्टेट्स को जीएसटी शेयर करना है उसको शेयर करेगा। इसे आईजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे अगर सप्लाई फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र का कोई बिजनेसमैन गुजरात के किसी बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहा है तो महाराष्ट्र का बिजनेसमैन क्या करेगा, आईजीएसटी कलेक्ट करेगा, है ना, सप्लायर आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। और फिर एक्चुअली महाराष्ट्र का बिजनेसमैन ये कलेक्ट करके सेंट्रल के घर पे, ये स्टेट के घर पे जमा नहीं कर सकता, ये सारा अमाउंट जमा हो जाएगा सेंट्रल के घर पे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको माने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे वो ऑटोमेटिकली आईजीएसटी के रूप में जाएगा, और आईजीएसटी सेंट्रल का एक विषय है। और जैसे ही सेंट्रल के पास जाएगा फिर सेंट्रल बाद में उसी आईजीएसटी का जो भी भाग है, सपोज 1 लाख का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी, तो 18,000 टका टोटल टैक्स हो गया ना, जीएसटी हो गया। अब इसमें से 9,000 को स्टेट को जाना चाहिए ना, 9,000 सेंट्रल को आना चाहिए, तो ये जो बाकी 9,000 है वो बाद में शेयर कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसी को रेमिटेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस, इसी सिस्टम से चलता है। ये सुनने में बड़ा सी अजीब लगता है बट बहुत इजीली कर लेता है सर। कभी कभी सेंट्रल जानबूझ के स्टेट के साथ झमेला भी करता है और स्टेट भी कभी कभी झमेला करता है, तो सेंट्रल उसके बांबू देने के लिए भी इसको रखा है। सेंट्रल के पास पावर है हमारे देश में बहुत ज्यादा, क्योंकि संविधान उनको ये पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, होना चाहिए सेंट्रल के पास। मैं बिल्कुल मानता हूँ सेंट्रल के पास पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल के पास अगर पावर नहीं होगा तो ये देश कभी एक नहीं रहेगा। मैंने अगर पश्चिम बंगाल का बस चले ना तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाए, ऐसा ऐसा नेता है यहाँ पर। और अगर पंजाब का बस चले तो पंजाब का पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, कश्मीर का बस चले तो पता नहीं किसका हिस्सा होगा वो। ठीक है, साउथ इंडिया का बस चले तो अपना अपना एक देश बना ले। नॉर्थ ईस्ट में वो लोग बोलेगा हम भी अपना अपना चला लेंगे, फिर भारत कहाँ जाएगा? ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जब बच्चा बदमाश हो उसको टाइट देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए सेंट्रल के पास पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारे देश में जब राजाओं का, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? यस टेल। सर मोनोपोली भी हो सकता है। किसका? सेंट्रल का? हाँ सर। होने देना, कोई दिक्कत नहीं, देश बचेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मोनोपोली अगर सेंट्रल करे तो सही है ना, सेंट्रल अकेला थोड़ी सेंट्रल है, सेंट्रल सभी को लेके सेंट्रल, बात को समझ। सेंट्रल मोनोपोली बिल्कुल करे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अगर सेंट्रल का गवर्नमेंट जो पार्टी चलता है सेंट्रल में वो अगर स्टेट में नहीं है तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा सा, लेकिन एटलीस्ट देश तो सेफ है ना तुम्हारा। आज अगर मान की देश एक नहीं रहेगा, क्या से फॉर एग्जांपल अगर कल चाइना पश्चिम बंगाल को अटैक करता है भूटान के माध्यम से, क्या पश्चिम बंगाल के पास इतना ताकत है कि हम अपने आप को बचा लेंगे चाइना से? हाँ, ये देखो, तुमको कुछ मालूम हाँ नहीं। सर। ये देखो, ये देखो, ये भूटान है, भूटान के एकदम नीचे बंगाल है, देखो ये देखो, ये पूरा भूटान के साथ हमारा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर देख, देख रहे हैं? देख, यहाँ देखो, ये देखिए, ये जो एरिया देख रहा है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, बट ये एरिया ये तिब्बत का है। ये देखिए पूरा ये जो सिक्किम और भूटान के बीच का गैप देख रहा है, हाँ, सिक्किम और भूटान के बीच में ये तिब्बत है, और तिब्बत कौन किसका है? चाइना का है। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली चाइना से सिलीगुड़ी कितना दूर हुआ? बोलो। सर ज्यादा दूर नहीं है। एकदम पास है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर इस एरिया से चाइना सिलीगुड़ी को अटैक करता है
क्या बंगाल गवर्नमेंट का इतना पावर है कि वो अपने आप को बचा लेगा? या फिर अगर चाइना, जैसे सिक्किम में तो ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, तो नाथुला पास एक सिक्किम में घूमने का जगह है, जाते हैं लोग, ठीक है, इस एरिया में, ईस्टर्न सिक्किम में, तो वहां वहां पर भी इजीली चाइना सिक्किम को अटैक कर सकता है। इसीलिए तो आर्मी, देश देश एक नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? देश एक रहना चाहिए, स्टेट अपने अंदर जो मर्जी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये सब नैरो माइंडेड सोच से नहीं होगा, ब्रॉड माइंडेड बनो, क्योंकि देश बचेगा। जैसे देखो ना, बांग्लादेश का क्या सिचुएशन है, ये सिर्फ भारत के साथ है बोल के अभी भी बचा हुआ है। अगर किसी और देश के आसपास होता ना, आज बांग्लादेश में कोई और आ जाता सर। आज तुम देखते चाइना बांग्लादेश को हड़प लिया है, अमेरिका हड़प लिया है, सिर्फ इंडिया के साथ है बोल के। and इसका तो अलग से कोई प्रेजेंस नहीं है ना, ये चारों तरफ से इंडिया है, चारों तरफ से ये कुछ भी करे, इसका इंडिया के साथ इनका कभी नहीं, ये इंडिया को छोड़ सकता है, ठीक है, कोशिश करके भी नहीं कर पाएगा। और ये जब तक इंडिया के साथ रहेगा ये सेफ रहेगा, और ये इंडिया इसको जाने भी नहीं देगा। इंडिया बांग्लादेश में किसी और कंट्री का पावर होने नहीं देगा, होने नहीं देगा कभी नहीं, चाहे अमेरिका ही क्यों ना आ जाए, बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। छोड़ो, बात को समझो। आ गया मैंने। So interstate supply between two states, IGST collected by center shared later to the state government. Supply from Maharashtra to Gujarat, तो ऐसे केस में सेंट्रल अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट करेगा एंड गुजरात को बाद में अपना शेयर दे देगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड है तो गुजरात को ही उसका शेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक लिस्ट भी मैंने कर दिया सर, आप चेक कर सकते हो कि पहले 2017 से पहले कौन सा टैक्स सबसम्ड हुआ है जीएसटी के अंदर। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, काउंटर बिलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ऐसा करके बहुत सारा टैक्स हुआ करता सेंट्रल लेवल। स्टेट में तो बहुत भयंकर भयंकर था, वैट, सेल टैक्स एक ही है, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टेट में एंट्री करने का टैक्स, ऑक्ट्रॉय भी बोलता था, ठीक है, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स, ऑक्ट्रॉय बोल के भी एक इसी तरह का चीज चलता था। वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, यस, एक्सेप्ट ऑन लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज को छोड़ के एंटरटेनमेंट टैक्स जितना सारा है, ठीक है, सभी टैक्सेस सेंट्रल एंड स्टेट का सबसम्ड हो गया जीएसटी के अंदर। इसीलिए जीएसटी का नाम दिया गया था आजकल, और ये सब बात होता नहीं है, बहुत दिन हो गया, वन नेशन, ये टैगलाइन था जीएसटी, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो, हाँ सर। आगे का सुन, एकदम सर 1 घंटा में पूरा जीएसटी समझा दूं, पूरा जीएसटी, जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, संविधान में जीएसटी को क्या कहां से पावर मिला है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जीएसटी के बारे में बात हुआ है। 2016 में इसको एक्ट बनाया गया, 1 जुलाई 2017 में इसको इफेक्टिव किया गया। आर्टिकल नंबर 246A, 269A एंड 279A कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया जीएसटी। 246A सेंट्रल एंड स्टेट्स को पावर देता है जीएसटी के ऊपर, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों जीएसटी लगा सकता है, जीएसटी लॉ बना सकता है। आर्टिकल 269A डील्स विद आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज। 279 जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन के बारे में पावर दिया। ये सब आर्टिकल के ऊपर बेस करके ही कॉन्स्टिट्यूशन में पावर आता है, फिर उस पावर के हिसाब से जीएसटी लॉ देश में लागू होता है, समझे? गवर्निंग एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के स्कोप के बारे में कहा गया। एसजीएसटी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में 17 कहा गया। आईजीएसटी एक्ट, जिसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कहा गया। यूटीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें यूनियन टेरिटरी जीएसटी के बारे में कहा गया। एंड कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स, मैं आपको अभी कुछ देर पहले ये बात कर रहा था कि कॉम्पेंसेशन फॉर रेवेन्यू लॉस ऑफ दी स्टेट्स, जो बेसिकली ओरिजिनेटिंग स्टेट्स है, मैंने जहां पर जो स्टेट्स मैन्युफैक्चर करता है, जैसे मैं आपको इसको समझा सकता हूँ, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा अगर
मैंने सबसे बड़ा बड़ा जो स्टेट है मैंने जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बेहतर होता है, वही लोग सब दुनिया भर को प्रोडक्ट बेचता है। जैसे कि आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स कर्नाटका, तेलंगाना अच्छा काम कर रहा है, तमिलनाडु वन ऑफ द बेस्ट, गाड़ी बनाने में तो बड़ा फेमस है, महाराष्ट्र बिगेस्ट स्टेट्स, और एक चीज जगह स्टेट भी बहुत अच्छा करता है वो है उत्तर प्रदेश। तो ये सब स्टेट्स सर बेसिकली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ऑरिजिनेट करता है। सर बंगाल ठीक है, ये भी करता है, मॉडरेट एवरेज है, गुजरात एवरेज है, बट जो नाम मैंने लिया दे आर बिग मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब ये लोग मानो सबके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, दुनिया पूरे भारत को बेच रहा है, लेकिन सरकार ने बोला डेस्टिनेशन बेस्ड कलेक्शन, जिसके पास प्रोडक्ट जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो फिर तमिलनाडु क्या करेगा, ये तो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है। उत्तर प्रदेश क्या करेगा, ये तो मैन्युफैक्चरर है। कर्नाटका क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर है। महाराष्ट्र क्या करेगा, ये तो मैन्युफैक्चरर है। सो सरकार बोलता है कि जिनका लॉस होगा उनको सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने न्यू दिल्ली इनको कॉम्पेंसेट करेगा। पहले बात था 5 साल तक करेगा, बट बीच में कोरोना आ गया, तो अभी भी चल रहा है, अभी भी कॉम्पेंसेशन चल रहा है। और उसी कॉम्पेंसेशन को देने के लिए ये सब गुटखा, पान पराग, सिगरेट, ये सब में एक्स्ट्रा सीन टैक्स लगा के सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करता है। इस बार भी जीएसटी रिफॉर्म में लग्जरी प्रोडक्ट में, सीन प्रोडक्ट्स में, सीन गुड्स बोला गया ना, एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा या 40% जीएसटी किया है, वो सब कॉम्पेंसेशन के लिए करते हैं। कॉम्पेंसेशन टू स्टेट टैक्स और इस तरह कॉम्पेंसेशन फॉर रेवेन्यू लॉस टू द स्टेट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सिंपल, इजी, टू द पॉइंट। Levy and collections. Levy, all interstate supplies of goods and services collected by central government. Rate as notified by government of the recommendation of GST Council. ठीक है, मैक्सिमम 20% माने वन साइडेड, माने मानो CGST, SGST, माने अगर CGST 20% रखा जाएगा तो SGST भी 20% रखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40%। और इस बार का जो जीएसटी रिफॉर्म आया है 4 सितंबर को, उसमें भी सीन गुड्स में कितना लगाया गया, सीन गुड्स, टोबैको, सिगरेट कितना लगाया गया, 40%। यही मैक्सिमम रखा गया, इससे ज्यादा नहीं। फिर एक्ट चेंज करना पड़ेगा, बिल पास करना पड़ेगा वापस से। हाईएस्ट रेट है ये 40%। हो जाएगा अच्छे, हाँ जा सर। रहा है ना। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर मोटा मोटी कुछ स्लैब है, जैसे 0% exempted, फ्रेश मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एसेंशियल आइटम्स, फूड ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस 5%, एसेंशियल्स वगैरह में 5%, फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन में 5%। ट्रांसपोर्टेशन का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आगे आगे समझाऊंगा। 0% मैंने exempted, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रेश मिल्क एक्सेट्रा। 12% प्रोसेस फूड्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। मेजोरिटी ऑफ गुड्स लाइक सर्विस, टीवी, लैपटॉप, रेस्टोरेंट्स 18%, यही सबसे ज्यादा होता है। 28% लग्जरी ऑटोमोबाइल्स, टोबैको प्रोडक्ट्स। इस बार क्या किया, ये 28 को, ये जो रिसेंटली आया ना, ये देखो इसमें नोट दे दिया मैं, these are the स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट जो अभी तक चल रहा था। जीएसटी रेट्स कैन चेंज बेस्ड ऑन काउंसिल रिकमेंडेशन। रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म जीएसटी 2.0 में सितंबर के 4 तारीख को जो रिफॉर्म आया, इसमें क्या किया, 12 और 18 गायब हो गए, सॉरी दिस इज, ये गायब हो गया, 28 गायब हो गया, ये 5 रहा और 18 रहा, समझा। और 28 की जगह 40% का सीन टैक्स वो स्पेशल गुड्स में आ गया, उसको लेके पब्लिक का उतना चिंता नहीं, चिंता है पर 40 लोग देख लेगा। बट जो मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है
जिसमें 28 था, जैसे ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ये इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि ऑटोमोबाइल्स 28 की जगह 18 में आ गया। और आज के डेट में ऑटोमोबाइल्स एक बहुत ही नेसेसिटी हो गया लोगों के, और बहुत सारा 18 वाला गुड्स को 12 में ट्रांसफर कर दिया, टीवी लैपटॉप ये सब को 18 से जगह 12 में चला गया। और जो फूड्स वगैरह है ये 12 की जगह 5 में चला गया। 18 हो गया, 28 हो गया 18, और 18 हो गया 12, और 12 वगैरह हो गया 5 वगैरह। मेनली आज के डेट में सिर्फ 5 और 18 मेनली मार्केट में अवेलेबल है। 12 वाला कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया। मैं आपको दिखाया था मेरे ग्रुप में, मैं इसका डिटेल्स बातचीत किया। जीएसटी रिफॉर्म, हाँ ये देखिए सितंबर 3 और 4 से ये बोला गया 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। ये रिसेंट चेंजेस, 5% सिंपलर टू स्लैब रेजिम, 5 and 18, and 40% फॉर द डीमेरिट रेट। इंट्रोड्यूस फ्यू सीन और लग्जरी आइटम्स। प्रीवियसली जो 12% और 18% था, लार्जली उसको 5% स्लैब में डाल दिया गया। 12 और 18 वाला कैटेगरी को सीधा 5 में, 28% कैटेगरी को 18 में, और एक अलग से 40% कैटेगरी रखा गया। देखो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्स में दे दिया था। यूटेंसिल्स, हेयर ऑयल, सोप्स, टूथपेस्ट, जो पहले 5 था वो 0 हो गया। इंडियन ब्रेड्स ये सब जो अगर 5 में था तो 0% हो गया, मैंने पैकेज्ड वाला। रोटी, पराठा, चपाटी, मेनी फूड्स स्टेबल्स लाइक पनीर, नमकीन 5% से नील हो गया। लाइफ सेविंग ड्रग्स 5% से 0 हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो सबसे भयंकर एयर कंडीशनर, टीवी, डिश वॉशर, ठीक है, ये जो मेडिकल डिवाइसेस जो 18% था वो 5% में आ गया। एयर कंडीशनर, टीवी, डिश वॉशर 28 से 18 हो गया। स्मॉल कार्स 1200 सीसी के नीचे, 1500 सीसी डीजल के नीचे, बाइक 350 सीसी के नीचे 28 सब 18 में आ गया। सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, 3 व्हीलर्स सब 28 से 18 में आ गया। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जेम्प्ट कर दिया गया, पहले 5% लगता था। ब्यूटी सर्विस, फिटनेस, जिम, सैलून, योगा 18 से 5। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये छोड़ो, उन्हें अभी जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दिया कि कितना सारा इंपॉर्टेंट चीजों को रेट में चेंज कर दिया, और रहा अभी बस 3 रेट, 18, 5 और डीमेरिट के लिए 40। ये रिसेंट चल रहा है, बट जीएसटी सिस्टम मेनली किस पे चलता है? 5, 12, 18, 28, मैक्सिमम 40% तक रेट लग सकता है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? हाँ सर। आईटीसी, वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट अभी बेसिक्स में जस्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बेसिक लेवल पे। 1 घंटा में पूरा जीएसटी। ITC allows a registered person to set off the tax paid on purchase against the tax payable on sales. परचेस के टाइम पे जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, सेल के टाइम पे जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, हमें उसका एडजस्टमेंट मिलता है। जैसे कि मानो मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड डीलर, वो गुड्स परचेस कर रहा है 1 लाख का, उसमें जीएसटी दे रहा है 18% का, तो कितना जीएसटी पे किया? 18,000। मानो उसने एक गुड्स को बेच रहा है 1.5 लाख, तो जीएसटी कितना है? 18%। रेट तो फिक्स रहेगा उसको, तो 1.5 लाख का 18% कितना होता है? 27,000। लेकिन सरकार के घर में कितना पे करेगा? क्योंकि ये 18,000 जो परचेज के टाइम पे पे किया था वो उसके लिए आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट शब्द का मतलब होता है परचेस, बाकी टैक्स क्रेडिट एक ही बात। इनपुट टैक्स क्रेडिट और परचेस टैक्स क्रेडिट। तो जो परचेस के टाइम पे टैक्स पे होते हैं सेलर्स के लिए, वो क्रेडिट अवेलेबल होता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होता है जो बिजनेस करता है। दिस इज अ B2B बेनिफिट सर, नॉट फॉर B2C। मैंने कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग एज ए कंज्यूमर, जो लास्ट लास्ट माइल कंज्यूमर है, वो जो भी पे करेगा उसका कोई क्रेडिट नहीं है। वो बलि का बकरा है, उसको सब देना पड़ता है। इज एक स्केपगोट।
तो नेट टैक्स पेबल हो गया इस तरह से। क्लियर है ना? एग्जाम्पल क्लियर है? आईटीसी सिंपल। बोलो सर। हाँ या ना? हाँ सर। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सेक्शन 22 जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे बात करता है। जैसे इसके बारे में मैंने रिसेंट पास्ट में एक बार डिटेल्स में बातचीत किया, लेकिन अगर आपको सिंपल याद रखना है, क्या याद रखोगे? अगर आप नॉर्मल स्टेट्स में हो, नॉर्मल स्टेट बने जो बेसिकली ज्यादा झमेला नहीं है, मेनलैंड में है, पहाड़ में नहीं है, हिमालय में नहीं है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है, इस तरह का जो स्टेट्स है, लाइक बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, काइंड ऑफ, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, समझ गए? मेनली ये सब नॉर्मल स्टेट्स, बट किसी किसी को स्पेशल स्टेटस मिला है, मेनली पहाड़ी वाले को ज्यादा स्पेशल सुविधा दिया जाता है, बट हर पहाड़ी वाले को नहीं। तो नॉर्मल स्टेट 40 लाख। इसका डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग कहाँ होते हैं? डिटेल्स चैप्टर पढ़े थे ना सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वहां पर बात करते हैं ना मैं डिटेल्स। फिर भी नॉर्मल स्टेट 40 लाख रजिस्ट्रेशन, मैंने 40 लाख का टर्नओवर जब तक नहीं होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं। अगर गुड्स का काम करेगा 40 लाख, सर्विस का काम करेगा 20 लाख। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, मेनली 11 स्टेट्स इसमें आता है, स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेनली मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एटसेट्रा, 10 लाख। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो, आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, सेक्शन 24 सीजीएसटी एक्ट ये कहता है। अगर आप सीटीपी हो, माने रेगुलरली बिजनेस नहीं करते हो बट कभी कभी बाहर से आके बिजनेस कर लेते हो, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रहते हैं। या फिर अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज माने यहाँ पर क्या होता है, जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो सप्लायर होते हैं वो जीएसटी सरकार के घर में जमा करते हैं, ये इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज कॉन्सेप्ट जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है, माने मेनली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सप्लायर या सेलर होगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा, सरकार के घर में जमा करेगा। पर देयर आर सर्टेन सिनारियोज, जैसे मानो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, एग्जाम्पल के रूप, ये जो सप्लायर है ये अगर अनरजिस्टर्ड है तो सरकार इसको ढूंढने थोड़ी निकलेगा। तब सरकार बोलेगा जो रिसिपिएंट है ये अगर रजिस्टर्ड है तो सरकार इनसे टैक्स कलेक्ट करता है। तो दिस इज एक्सेप्शनल कंडीशंस। इफ रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस अगर गवर्नमेंट बने किसी अनरजिस्टर्ड के साथ काम कर रहा हो, तो सरकार रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को टैक्स पे करने के लिए बाध्य करता है, माने कंप्लायंस के लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिवर्स चार्ज। अब तुम पूछ सकते हो सर अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को बेचे, सरकार को कुछ पता ही नहीं चले, यही तो मजा है। इसलिए जब तक सरकार को धोखा दे सकते देते रहो। समझ में आ गया बात आपको? हाँ, धोखा देने का मतलब हाँ क्या सर। है? जब तक पकड़ में नहीं आए। बंगाली में कहावत है, बोले चोरी विद्या मुआ विद्या जो दिन पर धौड़ा। हाँ, जब धौड़ा पकड़ में जब आ जाओगे ना सर, तब तुमको कौन बचाए? हाँ, चोरी कोरबे कोई नहीं बचावे, जब तक पकड़ में ना आवे तब तक मजा ले ले, जब तक पकड़ में ना आवे मजा ले ले। ठीक है, समझ याद रखना सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, याद रखना, एकदम सिंपल तरीके से याद रखने का सिस्टम बता रहा हूँ। नॉर्मल और एबनॉर्मल स्पेशल कैटेगरी में मेनली मैंने ऐसे तो 11 याद रख जाएगा, मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैं बता दूंगा, बट ऐसे भी तुम जनरली याद सिंपल रख सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न में जनरली मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, आसाम नॉर्मल स्टेट्स है। अरुणाचल का थोड़ा लिमिट अलग है, इधर से आई थिंक आपका हिमाचल आ जाता है, 1 2 3 4, अरुणाचल भी शायद आ जाएगा, अरुणाचल इधर से हिमाचल, 1 2 3 4 5 6, 6 और भी 4 5 आता है, सब मिला के पहाड़ी कुछ और आ जाएगा सर, हिमाचल उत्तराखंड भी शायद आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आ जाएगा जिनका लिमिट थोड़ा सा चेंजेस है, यानी 20 लाख की जगह 11 लाख। बाकी नॉर्मल का मतलब ये सब इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये देखो बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी,
उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, प्लेन लैंड में है ना, गोवा भी, ये सब नॉर्मल स्टेट्स कहते हैं, नॉर्मल स्टेट्स कहते हैं। तो लोगों को मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रिसेंट नोट्स दिया था, दिया तो था शायद। ये लो, देखा, इसमें एकदम क्लियर कट दिया हुआ है। पूरा मैंने बोल के रखा। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स मेनली होता है, बाकी इंस्टीट्यूट के मैट में भी बहुत सुंदर से मैं पढ़ाता हूँ उनसे, वहां पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम लोग 1 घंटे में जो सीख रहे हैं उसको सीखो, फोकस फोकस करो। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना तो मैं श्योर हूँ। अच्छा, टाइप्स ऑफ सप्लाई, कितना तरह का सप्लाई होता है। इंटर स्टेट होता है, जिसमें सप्लायर एंड रिसिपेंट सेम स्टेट में होते हैं, जैसे दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई होता है। एक इंटर स्टेट होता है, सप्लायर एंड रिसिपेंट अलग स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि दिल्ली से हरियाणा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिसिपेंट इन इंडिया, सप्लायर आउटसाइड। ठीक है, रिसिपेंट इन इंडिया, सप्लायर बाहर है। जैसे कि गूगल एड्स परचेज बाय इंडियन फार्म, गूगल कहाँ का है, अमेरिका का, हम कहाँ बैठे हैं, इंडिया में बैठे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वैसे केस में रिसिपेंट को सरकार के घर में टैक्स पे करना। कॉम्पोजिट सप्लाई, जब टू और मोर गुड्स नेचुरली बंडल्ड होते हैं, जैसे होटल प्लस ब्रेकफास्ट। होटल क्या करता है, अपना भाड़ा लेता है, और एक ब्रेकफास्ट वाला जो होता है वो उसका कॉम्बो होता है। मैंने मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बो में उसका एक क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं होटल वाले। ठीक है, सुबह का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन थोड़ी ना कॉम्प्लीमेंट्री, चार्जेस ले लेते हैं सर। ठीक है, तो जब टू और मोर गुड्स और सर्विस नेचुरली बंडल्ड होते हैं उसे कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई, टू और मोर गुड सर्विस सोल्ड टुगेदर फॉर वन प्राइस, जैसे कि दिवाली कॉम्बो पैक, है ना। तो मारवाड़ी लोगों के बीच में बहुत चलता है, मारवाड़ी लोग, दिल्ली वाले लोग, गुजरात में। ठीक है, दिवाली सेलिब्रेशन में अब एकदम ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा सब एकदम दिवाली कॉम्बो पैक बनाएगा, उसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो पूरा प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर चार्ज किया जाएगा। इसे मिक्स सप्लाई बोलते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ भी यही बात समझा रहा था कि अगर मुझे, मैं रिसिपेंट हूँ बट मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, काइंड ऑफ दैट। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्लॉज 4 जीएसटी इज पेड बाय रिसिपेंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर, जो कि नहीं, नॉर्मली नहीं होता है। लीगल सर्विस बाय एडवोकेट टू ए बिजनेस एंटिटी, अब बिजनेस एंटिटी से सरकार टैक्स कलेक्ट करेगा, लीगल सर्विस वाले से नहीं। जीएसटी पेबल बाय रिसिपेंट, माने बिजनेस जीएसटी पे करेगा, ना कि एडवोकेट सर्विस पे करेगा, माने जीएसटी पे करेगा। ऐसे और भी है, आरसीएम का चैप्टर आएगा सर, उसे हम लोग चार्ज अंडर जीएसटी बोलते हैं। उस चैप्टर के अंदर आपको और वेराइटीज ऑफ एग्जांपल सुनने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको 1 घंटा में पूरा जीएसटी समरी करने का कोशिश करूँ। जीएसटी रिटर्न्स, जो मैं अभी नेक्स्ट नेक्स्ट दिवाली के बाद आपको पढ़ाऊंगा सर, दिवाली का जो छुट्टी के बाद। जैसे जीएसटी अरवान फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड डीलर, मंथली पे सबमिट करना पड़ता है सरकार के घर में। इसमें मेनली आउटवर्ड सप्लाई, माने जो तुम सेल करते हो उसका डिटेल्स होते हैं। जीएसटी 3B रजिस्टर्ड डीलर मंथली सबमिट करते हैं सरकार के घर में, ये समरी रिटर्न होता है पेमेंट का। GST 9 रजिस्टर्ड डीलर एनुअली पेमेंट करते हैं, एनुअल रिटर्न देते हैं। 9C ऑडिटेड डीलर, जिनका ऑडिट होता है एनुअली होता है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैंने चेक करके होता है। बाकी चर्चा रिटर्न में बताऊंगा मैं, जो लोग रिटर्न चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं उनको थोड़ा अटपटा सा लगा होगा, है ना। बाकी जो चैप्टर पढ़ लिया आप लोग, बहुत सारा इजी लग रहा होगा। जीएसटी काउंसिल 279 है, जैसे कि काउंसिल काउंसिल ही डिसाइड करता है जीएसटी रेट क्या चलेगा, कौन जीएसटी का हेड होगा, डिसीजन कैसे होगा। उसका हेड होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि आज के डेट में हमारा कौन है, निर्मला श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। सीतारमन जी, सीतारमन ऐसे लिखता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मेंबर होते हैं इनका, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल दी स्टेट्स मेंबर होते हैं इनका। इनका काम क्या है,
रेट रिकमेंड करना, एग्जम्पशंस देना है नहीं देना है रिकमेंड करना, लिमिट डिसाइड करना, मॉडल लॉ बनाना। जीएसटी का एडवांटेज क्या है, जो आपको पहले ही बोला था, जो सबसे बड़ा टैगलाइन है देश का, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स को छोड़िए, रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। माने एक्चुअली पहले वैट सिस्टम में क्या होता था, माने टैक्स पे टैक्स लग जाता था। ये कैसे होता है मैं आगे आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि पहले वैट में क्या प्रॉब्लम था, अभी क्या प्रॉब्लम इराडिक्ट हुआ है, या किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, इजियर कॉम्प्लायंस थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, जो पहले नहीं था। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा है, पहले बहुत लोग टैक्स चोरी करता था। बिना बिना टैक्स का सामान ज्यादा मार्केट में बिकता, सरकार के घर में कुछ नहीं पहुंचता था, और हम लोग इधर बोलते थे रोड नहीं बन रहा है, ब्रिज नहीं बन रहा है। आज देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पूरे भारत में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। झारखंड जाके देख के आओ, क्या डेवलपमेंट किया झारखंड गवर्नमेंट। टैक्स कलेक्शन से नहीं होता तो कैसे करता, पैसा बनाना पड़ता है। ऐसा ऐसे ही पेड़ में उगता, मैंने पेड़ में उगने का मतलब क्या है, ऐसा बनाने का सिस्टम होता है। लोगों को चोरी चमारी करने दोगे, देश कैसे बढ़ेगा आगे। ये देश देश के जनता से चलता है, तो देश का जनता अगर ठीक ठाक से देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को दोष देके क्या करेंगे। एक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को पॉलिसी बनाना पड़ता है जो उनको देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। सिर्फ मक्खन लगाने वाला, ऑयलिंग करने वाला, जिसको हम लोग बांग्ला में हम लोग बोलते हैं चोटी चाटा गवर्नमेंट, माने पब्लिक होना बहुत बेकार होता है। चोटी चाटा पब्लिक समझते हो, मैंने सिर्फ मैंने मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ना, या फिर उनका सिर्फ फालतू ऑयलिंग करना, सिर्फ अपना स्वार्थ के बारे में सोचना। ये इस तरह का जो पब्लिक होता है ना, वो अपने स्टेट या अपने देश का कुछ नहीं कर पाता। इसको हम लोग बोलते हैं चोटी चाटा पब्लिक। बड़ा फेमस चलता है ये वर्ड सोशल मीडिया में, हम देखते हैं लोग क्या 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 कमेंट करते हैं चोटी चाटा लोगों। बूस्ट टू एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ब्रॉडेंड टैक्स बेस, सरकार का बहुत सुविधा हुआ है। लिमिटेशन क्या है आज के डेट में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जीएसटी नेटवर्क का टेक्निकल ग्लिचेस। सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर नहीं बना पाया, कॉम्प्लेक्स रिटर्न फाइलिंग, हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, रिफंड डिले फॉर एक्सपोर्टर्स। इसको रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म में काफी बेहतर करने का कोशिश किया, स्पेशली ये वाला, एंड ये स्मॉल बिजनेस के लिए भी थोड़ा कोशिश कर रहा है। बाकी प्रॉब्लम तो है थोड़ा सा, थोड़ा प्रॉब्लम रहना भी चाहिए, नहीं तो सीए वाले कहाँ से कमाए, है ना। सब कुछ आसान हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स, देखो एग्जांपल एंड टू एंड जीएसटी फ्लो, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। जैसे 1 लाख का मैन्युफैक्चरर ट्रांजैक्शन कर रहा है, सामान बेच रहा है, 18% का जीएसटी है, तो कितने का जीएसटी कलेक्ट करेगा, 18,000 का। तो उसको, अब मानो मैन्युफैक्चरर जब ये मैंने परचेज करेगा किसी से, तो मैन्युफैक्चरर के हाथ में एक्चुअली मैंने बेसिकली होता क्या है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा कितने का सामान ना, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा 1 लाख का सामान। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को 1 लाख के सामान के बदले कितना पे करेगा, 18,000 का जीएसटी पे करेगा। तो होलसेलर के नाम पे 18,000 का आईटीसी बुक हो जाएगा। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है सर, समझने का कोशिश करो। अब होलसेलर क्या करेगा, यही प्रोडक्ट रिटेलर को बेचेगा, कितने में बेचेगा ना, 1.5 लाख में। 50,000 कहाँ से आया ना, प्रॉफिट ऐड हुआ सर। दिस प्रॉफिट ऐड इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। इस प्रॉफिट ऐड को ही वैल्यू एडिशन बोलते हैं सर। अब ये 1.5 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी, जिसका वैल्यूएशन होता है 27,000। अब गवर्नमेंट होलसेलर को बोलता है पे माई टैक्स, देन होलसेलर गवर्नमेंट को चिल्ला के बोलते हैं वेट गवर्नमेंट आई हैव आईटीसी। तो उसके पास कितना, 27,000 जब गवर्नमेंट होलसेलर से मांगेगा, तो होलसेलर बोलेगा आई ऑलरेडी हैव 18,000 व्हेन आई परचेज product from the manufacturer and I pay GST amount of 18,000 to the wholesaler manufacturer, and I will get a ITC from that particular transactions, and from that ITC now I will pay only 27,000 minus 18,000, 9,000 to the government.
as simple as it is. Now retailer जब होलसेलर से परचेस करेगा तो उसका दाम पड़ रहा है 2 लाख टका। अब रिटेलर 2 लाख टका कंज्यूमर्स को बेच रहा है। अब 2 लाख टका कैसे आया? 1.5 लाख से परचेस किया ना रिटेलर 1.5 लाख में परचेस किया और 2 लाख में बेच रहा है। तो रिटेलर 2 लाख में जब बेच रहा है, किसको बेच रहा है? कस्टमर को बेच रहा है, कंज्यूमर को। कितना जीएसटी? 18%। 2 लाख का 18 कितना होता है? 36,000, 36,000। तो गवर्नमेंट बोल रहा है रिटेलर को, ए लाओ 36,000। रिटेलर बोलता है अरे रुको, आई हैव आईटीसी, जब मैंने परचेस किया था होलसेलर से तो आई ऑलरेडी पेड 27,000 टू यू। तो 36,000 से 27,000 माइनस कर जाएगा। अगेन रिटेलर विल पे ओनली 9,000 टू दी। तो इस तरह से पूरा खेल होगा। लेकिन गवर्नमेंट को कलेक्शन कितना होगा? टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट 18,000 फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, 9,000 इन द सेकंड ट्रांजैक्शन एंड 9,000 इन द सेकंड थर्ड ट्रांजैक्शन। कुल मिला के जो 36,000 टका अल्टीमेटली कलेक्शन रिटेलर का है कंज्यूमर से, वो पूरा का पूरा 36,000 ही सरकार के घर पे पहुंचेगा। ठीक है, सेम एज फाइनल 18% ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 18% जितना होता है 36,000, वही पूरा का पूरा सरकार का कलेक्शन है। लेकिन ये पूरा 36,000 का टैक्स कोई एक पार्टी अकेला पे नहीं करेगा। ना मैन्युफैक्चरर अकेला देगा, ना होलसेलर देगा, ना रिटेलर देगा। हाँ, कंज्यूमर को पूरा देना पड़ेगा। नो कैस्केडिंग इफेक्ट, ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा। ऐसा नहीं कि 1 लाख के ऊपर, जैसे 1 लाख पे 50,000 का वैल्यू एडिशन हुआ ना, तो 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि 1 लाख प्लस 1.5 लाख करके 2.5 लाख बना के उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। सर एक सेकंड होल्ड करो तो थोड़ा सा। तुम लोग कनेक्टेड हो सर? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ये कैस्केडिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ना जो पहले वैट में होता था, मैं बाद में आप लोग ये कंपेयर करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं जानबूझकर। तो अल्टीमेटली सर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बेसिकली यही है जीएसटी। जीएसटी जानना है तो ये सब जो बात में आप अभी आपसे किया ना, आपको इसके ऊपर पूरा एकदम कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। फिर से मैं इस चीज को समरी करता हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का नॉलेज होना चाहिए, लेवी के बारे में पता होना चाहिए, सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, आईटीसी के बारे में पता होना चाहिए, रिवर्स चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, रिटर्न्स का रूल पता होना चाहिए। ये मैंने एकदम बहुत हार्डकोर नीड है। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक आएगा जो मैं आपको आगे आगे डिस्कस करूंगा, बट दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, लेवी एंड कलेक्शंस, सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, रिवर्स चार्ज, रिटर्न्स। इतना तो आपको जानना ही है। जीएसटी इन इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड द इंडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इनटू यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम। ये जो देश के डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान है, ये आपको मैं जितना भी बोलूं काम हो जाए। So that's all from today's GST class. Next class after Diwali, उस क्लास में हम लोग और भी एडवांस डिस्कशंस करेंगे। रिटर्न का डिस्कशन थोड़ा बाकी है, वो मैं करूंगा। और उसके बाद फिर से मैं बेसिक्स एंड और भी बेसिक रिलेटेड एडवांस पार्ट के बारे में चर्चा करूँ। ठीक है सर, तो आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। आप लोग याद करके ना मुझे थोड़ा लिख दीजिएगा तो क्या क्या नोट आप लोगों का पेंडिंग है, मैं थोड़ा सा नोट को फाइनल करके आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, रिसेंट क्लासेस का कौन सा नोट आप लोगों को नहीं मिला, आप लोग मुझे थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। ठीक है सर, बाय, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. गुड बाय नाइट। सर, गुड नाइट।